डोदा कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 38 संचार माध्यम की भाषा। अब तक आपने पढ़ा कि संचार हमारे जीवन की बहुत आवश्यक और उपयोगी प्रक्रिया है। अखबार, रेडियो और टेलीविज़न हमें नई नई जानकारी देने के साथ साथ हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। आपने यह भी जाना कि समाचार किसे कहते हैं और समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं। एक स्थान पर हमने आपको बताया था कि सूचना समाचार कार्य भाषा के जरिए होता है। इस प्रकार भाषा संचार माध्यमों प्राण है। भाषा के बिना संचार माध्यम निर्जीव है। इस पाठ में हम ये जान सकेंगे कि संचार माध्यमों की भाषा का स्वरूप कैसे होता है। साथ ही आपको बताया जाएगा कि जनसंचार माध्यमों की भाषा का विकास किस प्रकार होता है। समाचार पत्रों और प्रसारण माध्यमों की भाषा में अंतर भी स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप समाचार पत्रों की भाषा का विश्लेषण कर सकेंगे, भाषा के निर्माण और विकास की प्रक्रिया को समझा सकेंगे। ये बता सकते हैं कि अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। रेडियो और दूरदर्शन की भाषा की विशेषताएं बता सकेंगे। समाचार पत्रों तथा प्रसारण माध्यमों की भाषा की तुलना कर सकेंगे। लिखित तथा मौखिक माध्यमों में उपयुक्त हिंदी भाषा में अंतर बता सकेंगे। क्रियाकलाप: हिंदी में 2 अखबारों में से 5 समाचार काटकर अलग कागज़ पर चिपकाएं और समाचारों को पढ़कर उनकी भाषा पर 4 बिंदु यहाँ लिखिए। भाषा के प्रकार: जिस तरह हवा के बिना जी नहीं सकते, उसी तरह साधारण बिना भाषा के संचार नहीं किया जा सकता। संचार का मुख्य साधन भाषा है। बिना भाषा के संसार निर्जीव है। समाचार पत्रों के बारे में तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि भाषा में ही तो अखबार छपते हैं। रेडियो और दूरदर्शन में भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे वाचिक भाषा कहते हैं। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि प्रसारण से पहले लिखित रूप में सामग्री को तैयार किया जाता है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि समाचार पत्रों की भाषा आम पाठक की भाषा होती है। जब भी किसी अखबार के प्रकाशन की योजना बनती है तो सबसे पहले इस बात पर विचार किया जाता है कि उसके पाठक वर्णन में किस तरह के लोग होंगे। उदाहरण के लिए हिंदी के प्रमुख अखबार में से नवभारत टाइम्स के पाठक पंजाब केसरी या जनता के पाठकों से अलग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नवभारत टाइम्स और जनता की भाषा यानी शब्दावली तथा वाक्य संरचना में अंतर होता है। इसी तरह किसी छोटे कस्बे से निकलने वाले अखबार तथा राजधानी से निकलने वाले समाचार पत्र भी भाषा में कुछ अंतर रहता है। मजदूरों के लिए छपने वाली किसी पत्रिका और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए छपने वाली पत्रिका का भाषा स्तर निश्चित ही अलग अलग होगा। जिस तरह पाठक वर्ग बदलने पर भाषा का स्वरूप बदल जाता है, उसी तरह विषय के अनुसार भाषा में परिवर्तन आ जाता है। विज्ञान से संबंधित पत्रिका और व्यापार से संबंधित पत्र की भाषा में अंतर अवश्य दिखाई देगा। कृषि के बारे में छपने वाले अखबार में जिस तरह के शब्द, वाक्य, कहावतें या मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे ही शब्द या मुहावरे संचार संबंधी पत्रिका के प्रयोग में किए जाते हैं। यही क्या एक ही समाचार पत्र या पत्रिका में अलग अलग विषयों पर लिखे गए लेख अथवा समाचार की भाषा में अंतर लाना पड़ता है। उदाहरण के लिए खेलों में समाचारों को पढ़ते समय आप ऐसी भाषा की उम्मीद करते हैं जिसमें पकड़ते हुए तक गति वाले शब्द और वाक्य हाँ, जबकि संगीत और साहित्य के समाचारों में लेखों की भाषा अलग हो जाती है। इसी तरह आर्थिक समाचारों और लेखों में नई तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि सोना, लुटना, चांदी चमकी, गेहूं में उछाल आदि। भाषा का विकास:
लगातार होता रहता है। जो भाषा जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसका उतना ही विकास होता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के आने से पहले सरकारी, दरबारी और अदालती कामकाज फ्रांसी और फिर उर्दू में होता था। ब्रिटिश शासन में भी भारत में अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में काम होता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि सारी शब्दावली फ्रांसी और फिर अंग्रेजी में विकसित हुई। किंतु जब स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और हिंदी में ही केंद्र तथा कुछ राज्यों में कामकाज होने लगा, तो हिंदी में नए नए शब्दों का विकास होने लगा। हमने आरंभ में ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, परिषद, विधानसभा, सचिवालय, मंत्रालय, सरकार, आयोग, प्रशासन जैसे शब्द बना लिए और अब सभी भारतीय भाषाओं में इसी शब्द परिभाषिक शब्द बन चुके हैं। बाद में जैसे जैसे नए विषय तथा नए तरह के कामकाज सामने आए, नई शब्दावली और वाक्य संरचना भी विकसित होने लगे। समाचार पत्रों की भाषा में इसी तरह विकसित होती रहती है। ध्यान देने की बात यह है कि समाचार में हमारा लक्ष्य भाषा को संवारना नहीं बल्कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना होता है। यही सही है कि भाषा जितनी संगठित और मंजी हुई होगी, हमारी बात का असर भी उतना ही गहरा होगा। लेकिन भाषा को हमें माध्यम और साधन मानकर ही चलना चाहिए। साहित्य और पत्रिका में ही अंतर है। कई बार साहित्य की भांति पत्रकारिता में भी भाषा को चमत्कारिक बनाने में लोभ से उसे दुरूह और बोझिल बना दिया जाता है। समाचार पत्रों की भाषा का मूल्यांकन करते हुए इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अखबार बहुत जल्दी में छापे जाते हैं और उसमें उनके लिए समाचार आदि लिखने का काम भी अक्सर शीघ्रता से होता है। फिर भी भाषा के महत्व को मूल सामग्री से कम नहीं किया जा सकता। अगर भाषा विक्लिष्ट और ढीली ढाली है तो संदेश भी बेकार हो जाता है। पाठक को पढ़ने में रुचि ना रहे या बात उसके पल्ले ही ना पड़े तो सारी मेहनत ही व्यर्थ चली जाएगी। समाचार पत्रों के समान भाषा के विकास में रेडियो और दूरदर्शन का योगदान भी है। समाचार पत्रों की भाषा वर्तनी की समस्या। अभी तक हमने हिंदी समाचारों की भाषा के विभिन्न स्वरूपों को देखा और उनके गुण दोषों की चर्चा की। आइए अब हम एक ऐसी बात पर विचार करें जो सबसे अधिक खटकने वाली है। ये है समाचार पत्रों की भाषा और वर्तनी में एकजुटता, एक रूपता का अभाव। ये दोष हिंदी के लगभग सभी समाचार पत्रों में पाया जाता है। इसके मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हिंदी के अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में अनेक बोलियां हैं जिसमें अनेक असमानताएं हैं। अधिकांश हिंदी भाषाई पढ़ने लिखने में तो हिंदी के मानक रूप का प्रयोग करते हैं, किंतु अपने परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों और मित्रों में अपनी स्थानीय बोली में बात करते हैं। हिंदी भाषा का नामक रूप तो पूरे हिंदी क्षेत्र में एक सा है, लेकिन हिंदी की बोलियों ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि में अंतर है। इस प्रकार लगभग प्रत्येक हिंदी भाषी अनिवार्य रूप से दुभाषी है। अंत वही अपनी प्रादेशिक भाषा, शब्दावली, प्रयोग और मुहावरे से प्रभावित होता रहता है। यदि हम विभिन्न हिंदी क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले अखबारों की भाषा की तुलना करें तो यह अंतर स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। हिंदी अखबारों की भाषा में एक रूपता का भाव होने का कारण ये भी है कि हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी के विषय में भी अभी तक एक रूपता कायम नहीं की जा सकी है। इसका कारण ये है कि संस्कृति व्यापक से हिंदी के शब्दों की वर्तनी को नियमित करना संस्कृत न जानने वाले हिंदी प्रेमियों को स्वीकार्य नहीं है। उच्चारण के आधार पर
वतनी को स्वीकार करने में भी अनेक बाधाएं, क्योंकि हिंदी क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसके विभिन्न भागों में शब्दों के उच्चारण में भी बहुत समानताएं हैं। वर्तनी में एक रूपता लाने की दिशा में शासकीय संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सका। आज भी विभिन्न हिंदी राज्यों की वर्तनी में अंतर मिलता है। इसलिए इन समस्या का हल समाचार पत्रों को अपने स्तर पर करना चाहिए। हिंदी समाचार पत्रों में अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं के व्यक्तिवाचक नामों की वर्तनी से हास्यास्पद भेद पाए जाते हैं। हिंदी में जैसे बोला जाता है पर्याय वैसा ही लिखा जाता है, जबकि अन्य भाषा में शब्दों के विषय में ये तथ्य सही नहीं है। अंत उनके उच्चारित और लिखित रूप दोनों पर विचार करना आवश्यक है। हिंदी समाचार पत्रों को बहुत कुछ मूल सामग्री अंग्रेजी में प्राप्त होती है, जो इस प्रकार की वतनी अशुद्धि का मूल कारण है। इस दिशा में उल्लेखनीय बात यह है कि अलग अलग किसी क्षेत्रों में हिंदी अखबारों की वर्तनी का अंतर तो मिलता ही है, साथ ही एक ही अखबार में एक शब्द की अलग अलग वर्तनी भी मिलती है। वर्तनी का ये अंतर हिंदी समाचार पत्रों की प्रतिष्ठा में बड़ा बाधक है। अंत इसे दूर करना हिंदी समाचार पत्रों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर युग में तेज़ी से स्पेल चेक वतनी जांचक विकसित हो रही है। शब्द और वाक्य प्रयोग हिंदी समाचार पत्रों को सामान्य अक्षर लोगों से लेकर विद्वान तक, भाषा विशारद तक सभी स्तरों के पाठकों करते हैं। इसलिए भाषा की सरलता के साथ साथ उसकी स्तरीयता का भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक शब्दों का प्रश्न है, समाचार पत्रों में हिंदी पर्याय के साथ साथ तकनीकी शब्दों में के अंग्रेजी रूप में ज्यों के त्यों लिखे जाने चाहिए। उदाहरण के लिए स्टेशन, टेलीफोन, बस, कार, पेन, स्कूल, कॉलेज, अफसर, फ्रिज, टेलीविज़न, रेडियो, साइकिल, मशीन, बटन आदि। सैकड़ों ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा में अंग बन गए हैं। इसी तरह नई नई खोजें होती है और नए नए तत्व, यंत्र या उपकरण सामने आते हैं, तो उनके नाम पर्याय उसी रूप में अपना लिए जाते हैं और यह उचित भी है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, यूरिया, कोलियन, रेडियम, इंटरनेट आदि। परंतु इस तरह के शब्द का अधिक प्रयोग अनुचित है। जो शब्द हमारी अपनी भाषा में मौजूद हैं, उनके भी अंग्रेजी पर्याय प्रयोग किए जाने लगे तो भाषा का स्वरूप बिगड़ जाएगा। कुछ अखबार गोलीमारी के लिए फायरिंग, राज्यपाल के लिए गवर्नर, निर्देशक के लिए डायरेक्टर, मंत्रालय के लिए कैबिनेट, जांच के लिए अनवैकवरी आदि शब्दों के प्रयोग धकेले से कर रहे हैं। ये सरलता अनुचित है। दूसरी भाषाओं के शब्दों में अपने में संकोच न करना अपने आप में गुण है, परंतु आँख मूंद कर हर शब्द का आवश्यक रूप से प्रयोग करना अवगुण है। इससे भाषा शोधित बनने की वजह स्थिर बनती जाती है। कठिन और बोझिल शब्दों का प्रयोग यदि भाषा की सुबोधता को कम करता है, तो हल्के और विदेशी लगने वाले शब्दों का प्रयोग भाषा की गुणवत्ता को कम करता है। सही वाक्यों के बारे में कही जा सकती है। समाचार पत्रों में जहाँ एक और शिथिल वाक्य रचना देखने को मिलती है, वही दूसरी ओर कुछ ऐसी जटिल वाक्य संरचना भी देखी जा सकती है जो साधारण पाठकों की समझ में नहीं आती। जटिल वाक्य संरचना पर्याय संपादकीय लेखों में देखने को मिलती है। आइए अब हम यहाँ इस प्रकार के कुछ उदाहरण लिखें। यह उदाहरण दिल्ली के एक प्रमुख अखबार से लिया गया है। इतिहास में जो छल लावेदार गलियारे हैं, उसमें अंततः तक दर्पण लगे हुए हैं। उन्हीं में सब जानते बूझते क्या भटकता होगा।
इस वाक्य संपादकीय लेख का है। इसमें लेख ने ऐसी घुमक्कड़दार भाषा का प्रयोग किया है जिसे विरले पाठक ही समझ सकते हैं, जबकि अखबारों में इस प्रकार की भाषा लिखी जानी चाहिए जिसे ज़्यादातर पाठक समझ सके, क्योंकि संपादकीय लेख के माध्यम से संपादक की बात सर्वधारण तक पहुंचना चाहते हैं। ये सभी जानते हैं कि अखबार के पाठकों में बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है और उसका लक्ष्य कम योग्यता वाला पाठक होना चाहिए। कुछ अत्यंत वाक्सीय राष्ट्रों में तो ऐसे विशेष गर्व पर कोई अतिरिक्त उत्साह दिखता ही नहीं, उसे एक बचपना समझा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता या मुक्ति सारी जनता के संपूर्ण दर्जे और अवसर की बारीकी हतातीत अन्य से मुक्त भय और अभाव के भय से आज़ादी के रूप में जितनी रस बस गई है कि वह एक निरंतर स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमेशा विद्यमान रहती है। यह अंश 15 अगस्त के संपादकीय लेख का है। सरल शब्दों से युक्त होते हुए भी यह वाक्य इतना बड़ा है कि पाठक शायद ही इसे समझ सके। साधारण पाठक तो इसकी भाषा में ही उलझ कर रह जाएगा। अखबार में इतने बड़े और जटिल वाक्य नहीं लिखे जाने चाहिए। इन्हें समझने के लिए पाठक को अपने दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़े। कोई भी पाठक भाषा सीखने के लिए अखबार नहीं पढ़ता, बल्कि खबरें जानने के लिए पढ़ता है। अंत अखबारों में सरल संबोध भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। भाषा का आदर्श रूप हमने पहले बता चुके हैं कि समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य भाषा का विकास नहीं है, किंतु भाषा का जो स्वरूप समाचार पत्रों के गठन और वाचक द्वारा समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है, उसका भाषा के निर्माण में प्रमुख स्थान रहता है। समाचार एक ऐसा सार्थक माध्यम है जिससे किसी भाषा के प्रचार और लोक रुचि के निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। आज बहुत से विद्वानों की तो यह मान्यता है कि समाचार पत्र राष्ट्रीय भाषा में के लिखित स्वरूप का मानकीकरण करते हैं। अंत हिंदी के समाचार पत्रों का ही दायित्व है कि वह भाषा के प्रयोग में लापरवाही न बरते, वह इस प्रकार की सरल संबोध और शुद्ध भाषा का प्रयोग करे जो हिंदी को एक आदर्श रूप प्रदान कर सके। सामान्य हिंदी के समाचार पत्रों का पाठक जब किसी समाचार या घटना के विषय में चर्चा करता है तो वह उसी भाषा का प्रयोग करता है जो उसे समाचार पत्र से मिलती है। संचार साधनों के विस्तार के कारण अब ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक प्रगति से जुड़ गए हैं। अब ग्रामीण जनता भी समाचार पत्रों को पढ़ती है और उनके द्वारा ही दिए गए समाचारों और विचारों पर चर्चा करती है। दैनिक समाचार पत्रों की भाषा का नवीनीकरण हर 24 घंटे के बाद होता रहता है। अंत समाचार पत्रों की भाषा का प्रभाव स्थानीय हो जाता है। समाचार पत्र अपनी भाषा की इस शक्ति से हिंदी के मानक स्वरूप की स्थापना कर सकते हैं, किंतु जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा, आज की हिंदी समाचार पत्रों में भाषा के प्रति सजगता का भाव पाया जाता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी समाचार पत्र भाषा के प्रयोग में पूरी तरह सजग रहे और अपने समाचारों में हिंदी के ऐसे मानक रूप का प्रयोग करे जो हिंदी में हर वर्ग के लिए आदर्श बन सके। समाचार माध्यमों की भाषा रेडियो और टेलीविज़न को हमारे देश में क्रमशः आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कहा जाता था। इन प्रसारण माध्यमों के द्वारा मनोरंजन, ज्ञानवर्धक और सूचनापरक आदि सब तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, परंतु यहाँ अब मुख्य रूप से समाचारों तथा सामायिक कार्यक्रमों की भाषा का विवेचन करेंगे। ये कार्यक्रम सबसे अधिक लोगों द्वारा सुना देखा जाते हैं और पत्रकारिता तथा समाचार की श्रेणी में आते हैं। समाचार पत्रों का प्रसारण माध्यमों के समाचार
बुलेटिनों और सामाजिक कार्यक्रमों की भाषा बुनियादी तौर पर एक जैसी होती है, क्योंकि दोनों तरह के माध्यमों का वास्तव आम लोगों से पड़ता है। पाठकों और श्रोताओं, दर्शकों के सामान्य रूप से साधारण समझ वाले व्यक्ति से लेकर विद्वान तक होते हैं। फिर भी दोनों में अंतर रहता है, क्योंकि इन माध्यमों की प्रवृत्ति और स्वरूप एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। अखबार पढ़ा जाता है, रेडियो सुना जाता है और दूरदर्शन देखा जाता है। रेडियो की भाषा। रेडियो प्रसारित में भाषा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे अनपढ़ तथा एकदम निरक्षर लोग भी सुनते हैं। सच में तो यह है कि हमारे देश की स्थितियों में संचार माध्यम के रूप में रेडियो की उपयोगिता सबसे ज़्यादा है। इसलिए रेडियो के समाचार तथा अन्य कार्यक्रमों को तैयार करने वालों की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। चूँकि रेडियो केवल सुना जाता है, इसलिए इसे सुनते सुनते ध्यान भटक जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। कभी कभी रेडियो सुनते हुए हम कोई और काम भी करने लग जाते हैं। कुछ विद्यार्थी तो रेडियो सुनते सुनते पढ़ाई भी करते रहते हैं। हल्के फुल्के गाने या संगीत सुनते हुए ही ऐसा किया जा सकता है। यही कारण है कि रेडियो के कार्यक्रमों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि लोगों की रुचि उसमें बनी रहे। यदि भाषा जटिल और बोझिल होगी तो कोई भी उसे ध्यान से नहीं सुनेगा। इसलिए प्रसारण की भाषा सरल और सब तरह के श्रोताओं को समझ में आने वाली होनी चाहिए। इसका सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि सरल भाषा को सामान्य और विद्वान, निरक्षर और साक्षर बच्चे तथा बड़े समान रूप से समझ ले। दूसरा कारण ये है कि प्रसारित संदेश मुद्रित सामग्री की भांति नहीं होता, जिसका कोई अंश समझ न आने पर पीछे पृष्ठ को पलटकर आप संदर्भ से जोड़ सके, अथवा कठिन शब्द का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश देख सकते हैं। और ना ही श्रोता इस स्थिति में होता है कि किसी विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति का परामर्श कर सके। एक बार जो वाक्य उचित अथवा शब्द प्रसारित हो गया, वह हवा के झोंके की भांति आगे निकल जाता है। इसलिए सफल प्रसारण की बुनियादी आवश्यकता भाषा की सरलता, सुबोधता। अब प्रश्न ये है कि सरल भाषा का स्वरूप कैसा हो। हिंदी को ही ले। एक मत यह है कि उद्रू के वक्त ग्रीक महसूस मौजूद कसम, अफसोस, खुशी, सर्दी, सिलसिला, कर्ज, खास, जोखिम, तलीब, दावत, चीज, पाक, पसूल जैसे प्रचलित शब्दों का हिंदी के समाचारों, वक्ताओं तथा कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाए। सारा पक्ष ये है कि हिंदी संस्कृत प्राकृतिक से विकसित है तथा अन्य भारतीय भाषा भी संस्कृत के निकट है। अंत संस्कृत निष्ठ शब्द जैसे उन्मूलन, मानचित्र, प्रोत्साहन, यथ आवश्यक, वस्तुस्थिति, सर्वेक्षण, प्रावधान, विश्वसनीयता, परिस्थिति, शब्दार्थी, उपकृष्ट, क्रमश, नियंत्रण, स्वतंत्रता, प्रकोष्ठ, परिवर्तन, सर्वाधिक, सिलेक्शन तथा इसी प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाए, जिससे वह सिर्फ हिंदी भाषी जनता ही नहीं बल्कि सभी भाषा हिंदी को समझ सके। वास्तव में दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही है, किंतु शब्दों का मापदंड है उनका अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोला तथा समझा जाना और बोलचाल में युक्त किया जाना। इसलिए उर्दू के जो शब्द हिंदी में बोलचाल के अंग बन गए हैं, उसके प्रयोग करना यथेष्ट या तथा संस्कृत के जो शब्द लंबे समय ये प्रयोग में आ रहे हैं, उन्हें लेना हितकार है। उदाहरण के लिए प्रोत्साहन, बढ़ावा, विशेषकर खास, भाग लिया तथा हिस्सा लिया, उपस्थित तथा हाजिर, उत्तर और जवाब, प्रयास तथा कोशिश, प्रशंसा तथा खुशी, दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मूल बात यह है, शब्द के प्रसारणकर्ता यह अपेक्षा की जाती है कि उसे इस बात का ज्ञान हो कि कौन से शब्द सामान्य व्यक्ति द्वारा समझे जा सकते हैं।
यही कारण है कि आकाशवाणी में किंतु अपितु एवं अथवा यद्यपि यदि यद्यपि की वजह क्रमशः लेकिन बल्कि और नहीं तो हालांकि अगर तो भी आदि का प्रयोग अधिक होता है। इसलिए प्रकार उपरांत पश्चात पूर्व अमुख पूर्ण के स्थान पर बाद के बाद पहले सामने फिर शब्दों के प्रयोग बेहतर माना जाता है। शब्दों का चयन करते समय ये भी ध्यान में रखा जाता है कि इन्हें बोलने के लिए जीभ को ज़्यादा कष्ट उठाना पड़े। उदाहरण के लिए श्रमिक को विश्रमिक का अवसर सुलभ नहीं हुआ। वाक्य के स्थान पर आसानी से मजदूरों को आराम करने का अवसर नहीं मिला बोला जा सकता है। इसी प्रकार उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि मुल्क की तरक्की रुक गई है जो यो बोलना अधिक आसान होगा। उन्होंने इस बात का अफसोस प्रकट किया कि देश की प्रगति रुक गई है। दूरदर्शन की भाषा। आप पढ़ चुके हैं कि दूरदर्शन आज सबसे अधिक प्रभावशाली संचार माध्यम है। दूरदर्शन मुख्य रूप से मनोरंजन का साधन माना जाता है, जिसमें धारावाहिक, नाटक, फिल्में, चित्रहार, हास्य, नाटिका तथा और भी कई तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। इन सब कार्यक्रमों की भाषा की चर्चा हम नहीं करेंगे। हालांकि इन कार्यक्रमों में भी भाषा का महत्व कम नहीं होता, किंतु इसमें भाषा गौरव होती है और चित्र अथवा दृश्यों का अंश का महत्व अधिक होता है। जैसे कि समाचार पत्रों और रेडियो की भाषा के विवेचन में हमने समाचारों की भाषा पर अधिक बल दिया था। दूरदर्शन की भाषा पर विचार करते हुए भी समाचारों की भाषा पर ही मुख्यतः प्रकाश डाला जा रहा है। जहाँ तक दूरदर्शन समाचारों के वाचक पक्ष या वक्ता पक्ष का सवाल है, इन पर वह सभी बातें लागू होती है जो हम रेडियो समाचारों के बारे में बता चुके हैं। दूरदर्शन समाचारों में भी शब्द, वाक्य रचना तथा अनुवाद के मसले में भी सभी सावधानियां बरतनी पड़ती है जो रेडियो समाचारों के लेखन संपादन करते हुए बरती जाती है। फिर भी दूरदर्शन समाचारों का लेखन, संपादक और प्रस्तुतिकरण रेडियो समाचारों से भिन्न है। दूरदर्शन के समाचार और उनके भाषा संबंधित कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। दूरदर्शन के समाचार की भाषा का प्रयोग अपेक्षाकृत कम और चित्रों का, दृश्यों का उपयोग अधिक किया जाता है। इसलिए समाचार के कुछ साथ जो कुछ दिखाया जाता है उसका वर्णन शब्दों में करना हमेशा जरूरी नहीं होता। उदाहरण के लिए गणतंत्र दिवस की परेड का समाचार देने के लिए जहां समाचार पत्रों तथा रेडियो समाचारों में ये लिखा जाता है कि वायुसेना के बैट्स दस्ते के ने हरे रंग की कलगी वाली पगड़ी पहनी हुई थी और कदम से कदम मिलाते हुए उन्होंने राष्ट्रपति को सलामी दी। वह दूरदर्शन समाचारों में इतना कहना काफ़ी है, यह है वायुसेना का बेस्ट दस्ता, बाकी दर्शक देखकर जान जाएंगे। किसी संस्कृत कार्यक्रम, नृत्य कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण जैसे सामान्य ढंग के समाचारों का पूरा विवरण देने की बजाय इन्हीं वक्ता प्रयत्न रहता है कि यह कार्यक्रम की अवसर पर आयोजित किया गया है और किस की ओर से हुआ। बाकी कार्यक्रम के लिए इतना ही काफ़ी है। पेश है कार्यक्रम की झलक। दूरदर्शन की दृश्यमूलक शब्दों जैसे कि झांकी, झलक, तस्वीर आदि का अधिक प्रयोग होता है। क्योंकि दर्शक समाचार, वाक्य या रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होते हैं, इसलिए वाचक के चेहरे के हाव भाव से भी समाचार का प्रभाव उन तक पहुंचता है। इससे भी शब्दों का महत्व कम हो जाता है और दर्शक चित्र, भाव तथा शब्द तीनों के योग से समाचार का अर्थ ग्रहण करते हैं। रेडियो की तरह दूरदर्शन को भी अनपढ़ तथा पढ़े लिखे लोग समान रूप से देखते हैं, इसलिए इसके वाक्य छोटे, सरल, सीधे होने चाहिए तथा ऐसे शब्दों का चयन किया जाना चाहिए सुनने में मधुर लगे। भाषा में गतिमेकता, रवनी, सहजता और संभोगता होना बहुत जरूरी है। वाक्यों का वचन
करते समय अवरोध पैदा करने वाले शब्दों के स्थान पर प्रचलित सरल पर्यायवाची शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। आपने दूरदर्शन पर समाचार देखते हुए गौर किया होगा कि समाचार में कुछ महत्वपूर्ण अंश कभी कभी लिखकर भी दिए जाते हैं। यह लिखावट किसी समाचार के मुख्य पक्ष को उजागर करने के लिए या संख्या संबंधित पहलू को स्पष्ट करने के लिए टीवी के पर्दे पर दिखाई जाती है, जिससे उसका अधिक प्रभाव पड़े और सुनने के साथ पढ़ने की संख्या पूरी तरह समझ में आ जाए। इन लिखावटों को कम से कम शब्दों में पेश किया जाता है, जिसमें कम से कम समय में पढ़ी जा सके और उन्हें जल्दी से बदला जा सके। बजट, आर्थिक नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति में परिवर्तन तथा इसी तरह के समाचारों में जीरो संख्याएं व आंकड़े दिए जाते हैं। इस तरह की लिखावट को आपने अक्सर देखा होगा। उदाहरण के लिए समाचार में यह बताया जाता है बजट में कृषि के लिए 13,000 करोड़ रुपए तथा उद्योग के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, किंतु पर्दे पर इतना मात्र लिखा हुआ दिखाया जाए बजट प्रावधान कृषि 13 करोड़ रुपए, उद्योग 11 करोड़ रुपए। इसी प्रकार पर्दे पर दाईं ओर ऊपर की ओर जहां दूरदर्शन का लोगो दिखाया जाता है, कभी कभी लिखावट अंकित की जाती है। इस हिस्से को दूरदर्शन की शब्दावली में विंडो कहते हैं। इसी विंडो में चित्र, मानचित्र, फोटो आदि भी दिखाए जाते हैं, जहां केवल समाचार का शीर्षक अंकित किया जाता है, जिससे दर्शक को ध्यान रहे कि वे किस विषय का समाचार सुन रहे हैं। जिस तरह ही लिखावट में 2-3 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि लोग सभा समाचार, विदेश मंत्रियों की बैठक, आयात निर्यात नीति आदि। दूरदर्शन कार्यक्रमों और समाचारों की भाषा पर अंग्रेजी शब्दों का अधिक प्रयोग करने का आरोप लगाया जाता है। इसे ठीक करना आवश्यक है। नए तथा तकनीकी शब्दों का ज्यों का त्यों इस्तेमाल करना तो जरूरी हो जाता है, परंतु जिन शब्दों के हिंदी पर्याय पूरी तरह प्रचलित है, उनको बार बार अंग्रेजी में सुनना दर्शकों को बुरा लगता है। संचार माध्यम की वाक्य संरचना शब्द की मूल इकाई है, परंतु वाक्यों के प्रतीक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए वाक्य ऐसा बोले जाए जो सीधे श्रोता की समझ में आ जाए। उसे वक्ता का अर्थ निकालने के लिए बौद्धिक कसरत ना करनी पड़े। वक्ता यदि जटिल होंगे तो सरल शब्दों में नियमित भी कीचड़ के घिरे फूलों से अधिक नहीं होंगे। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता वाक्यों का छोटा होना। लंबे वाक्यों में उलझना देने से श्रोता का अर्थ निरर्थक कर बैठेगा तथा प्रसारण का लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। जिस बात को मुद्रित या लिखित माध्यम से एक वाक्य में कहकर चमकदार उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, उसे प्रसारण माध्यम 2 या 3 वाक्यों में कहा जाना चाहिए। इसका उदाहरण देखें। राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में युवकों के समय की चुनौती का अड़कर मुकाबला करने का आह्वान किया तथा लोगों को अलगाववादी शक्तियों से सावधान रहने की चेतावनी दी। व्याकरण दृष्टि से इस वाक्य का कोई त्रुटि नहीं है और ना ही इसमें कोई बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु ये वाक्य शासन के लिए ठीक नहीं है। आकाशवाणी के संपादक इस समाचार को इस प्रकार बनाएगा। राष्ट्रपति ने लोगों से कहा कि वह अलगाववादी शक्तियों से सावधान रहें। श्री वेंकटरमन आज चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे कि उन्होंने युवकों से कहा कि वह समय की चुनौती का अड़कर मुकाबला करें। कई बार वाक्य छोटे हो तो किंतु उनकी संरचना इतनी जटिल होती है कि समझने में मानसिक पर दबाव डालना पड़ता है। एक बनगी प्रस्तुत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजट में उदारता के युक्त का सूत्र करके अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, जो 4 दशकों से बनी हुई है। इसी स्थिति के विपरीत है उसकी निंदा समाजवाद के विद्रोही प्राविट को ओडा राज कहकर करते रहे हैं। क्या वाक्य बड़ा है
किंतु जटिल होने के कारण तत्काल समझ में नहीं आता। इसे सरल बनाने के लिए 2 वाक्यों में तोड़ना हितकार है। हालांकि कम समय में अधिक बात कहना प्रसारण का मूल सिद्धांत है, किंतु अस्पष्ट तथा अभोज बात कहना तो समय को ही व्यक्त करना है। इसलिए भाषा को सरल बनाने के लिए यदि कुछ सेकंड अधिक खर्च करने पड़े तो भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस वाक्य को रेडियो वक्ताकार यो कहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजट में अर्थव्यवस्था की उदारता के युग का सूत्रपात किया है। ये नई दिशा पहले 4 दशकों से चले आ रहे पिरामिड कोटा राज्य के विपरीत है। आकाशवाणी और दूरदर्शन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। कुछ कार्यक्रम एक ऐसे भी है जो विशिष्ट तथा शिक्षित वर्गों के लिए, जिसमें उसी के अनुरूप साहित्यिक अथवा स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। संगीत के पाठ के प्रसारण में संगीत से संबंधित शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा जिसे सामान्य श्रोता नहीं समझ सकता। इसी प्रकार किसी साहित्यकार की साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में प्रसारित वक्ता यदि उच्च स्तर की भाषा में पढ़ी जाती है तो कोई दोष नहीं। टेक्नोलॉजी, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी आदि अनेक विशिष्ट विषय हैं जिनकी चर्चा करते समय संबंधित विषय में सीमित रूप से प्रयोग होने वाले शब्द अथवा वाक्य का प्रयोग करना आवश्यक होता है। समाचार वाचक रेडियो और दूरदर्शन के समाचारों को श्रोताओं तथा दर्शकों तक पहुंचाने में एक और सूत्र की भूमिका रहती है और वह है समाचार वाचक। समाचार लेखन और संपादक कितना ही सटीक, उत्तम और रोचक क्यों ना हो, यदि उसका वाचक ठीक तरह से ठीक किया जाए तो उनका पूरा असर नहीं होगा, बल्कि कई बार तो समाचार वाचक बेजान समाचार बुलेटिन में भी अपनी आवाज़ तथा कौशल से जान डाल देते हैं। वाचक का अर्थ जिसे साफ, लयपूर्ण और सीधे वे स्वर शोधित उच्चारण, भाषा का ज्ञान तथा समाचार पढ़ने की विशिष्ट शैली की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि प्रसारण माध्यमों में संपादकों की भूमिका गौण मानी जाती है। श्रोता और दर्शक समाचार वाचकों को ही वास्तविक समाचार प्रसारक मान बैठते हैं। जिस प्रकार फिल्मों में निर्देशक, लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर आदि को लोग कम जानते हैं और फिल्म के हीरो और हीरोइन ही प्रसिद्ध होते हैं, इसी तरह प्रसारण माध्यमों रेडियो और दूरदर्शन में संपादक, प्रस्तुतकर्ता, कैमरामैन आदि अज्ञात तथा अदृश्य रहते हैं और समाचार वाचक श्रोताओं तथा दर्शकों के बीच मान सम्मान पाते हैं। इसलिए इनकी ईमानदारी बहुत बढ़ जाती है। रेडियो में समाचार वाचक को समाचार का पूरा प्रभाव केवल यानी आवाज़ के जरिए श्रोताओं तक पहुंचाना होता है। वाचक को समाचार के हाव भाव के मुताबिक अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना पड़ता है। वीरता और साहस की घटनाओं को, खेलों के समाचार पढ़ने की शैली तथा मृत्यु या धार्मिक समाचार पढ़ने की शैली एक सी नहीं हो सकती। पूरी तरह एकीकृत होकर समाचार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ध्यान इधर उधर भटक जाने से कोई शब्द या वाक्यांश छूट सकता है या वाणी अड़खड़ा सकती है। रेडियो समाचार वाचक की कुशलता इसी में है कि वह अदृश्य होकर ही श्रोताओं को दृश्य व्यक्ति के भांति बंधे रखे। समाचार वाचक को स्टूडियो में आने से पहले सभी समाचारों का अच्छी तरह अभ्यास करना चाहिए और नए नए शब्दों, नामों, स्थानों आदि के सही उच्चारण का पता लगाना चाहिए। अच्छे वाचक के लिए समाचारों की अच्छी भाषा काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है। यदि समाचारों की भाषा संबोध व सरल होगी, वाक्य जटिल ना होकर सरल और छोटे होंगे तथा विलष्ट शब्दों की बजाय आसानी से बोले जा सकने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए तो समाचार वाचक की मधुर और प्रभावशाली बन पड़ेगा। वास्तव में समाचार लेखन संपादक और वाचक
एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूरदर्शन समाचार के वाचकों का काम रेडियो समाचार वाचकों के मुकाबले कुछ अर्थों में सरल होता है तो कुछ अर्थों में कठिन भी है। दूरदर्शन के समाचार वाचक को दर्शक प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए उसे अपने दर्शकों से तालमेल बिठाने में सुविधा होती है। जो काम रेडियो वाचक को केवल ध्वनि के माध्यम से करना होता है, उसे दूरदर्शन का वाचक ध्वनि के साथ हाव भाव से भी करता है, परंतु चूंकि वह दर्शकों के सामने रहता है, इसलिए उसके अधिक आत्मविश्वास तथा दृढ़ता से काम लेना पड़ता है। इसके अलावा दूरदर्शन समाचार वाचक को रेडियो वाचक के गुणों के साथ साथ रंग रूप में अच्छा होना चाहिए और फ्लैश लाइट की गर्मी और चमक झेलने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। उसे अपनी वेशभूषा तथा मेकअप पर भी ध्यान देना होता है। दूरदर्शन समाचार वाचक का कार्य इसी दृष्टि से भी जटिल है कि उसे लगातार समाचार पढ़ते नहीं जाना होता। उसे दृश्य या चित्र के अनुसार खबर पढ़नी होती है और बराबर ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ और कब उसे रुकना है और कब फिर पढ़ना शुरू करना है। समाचार वाचक का दायित्व समुचित बहुत बड़ा है क्योंकि एक साथ लाखों करोड़ों श्रोताओं दर्शकों उसकी आवाज़ सुन रहे होते हैं और उसकी गलती इन लोगों को दुखी कर सकती है। गलती हो जाने पर उसमें तुरंत क्षमा याचना करने के साथ ही बुलेटिन को सुचारू रूप से पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। अनुवाद की छाया। कई बार अंग्रेजी शब्दों से दुरूह अनुवाद से हमारी भाषा बोझिल बन जाती है, तो कभी कभी अंग्रेजी शब्द के अंधाधुंध प्रयोग के कारण अपनी भाषा को पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। आकाशवाणी के प्रसारणों में टेलीविज़न इंजीनियर, डॉक्टर, मशीन, कंप्यूटर, रेलवे स्टेशन एजेंसी टीम, टॉप, फ्रिज, मैच, गोल, कंपनी, टेक्नोलॉजी, कार्टूनिस्ट, कॉन्स्टेबल, फॉलो, फोटोग्राफर, बजट, कर्फ्यू आदि अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो बोलचाल में हिंदी के अपने शब्द बन चुके हैं। दूसरी ओर ऐसे शब्द जो अंग्रेजी में हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं, ना वे पूरी तरह अंग्रेजी शब्द हैं और ना ही संस्कृति के आधार पर उनकी रचना की गई है। ये शब्द है रेलगाड़ी, टेलीफोन केंद्र, बस अड्डा, डाक टिकट आदि। भाषा के प्रचलित रूप के प्रयोग पर बल देने का ही परिणाम है कि आकाशवाणी में एक ही अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों प्रयत्न खोलकर प्रयोग होते हैं। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि एक ही कार्यक्रम में किसी शब्द बार बार प्रयोग करना रोचकता में बाधक होता है, इसलिए किसी अर्थ में एक बार हिंदी शब्द और दूसरी बार उसका प्रचलित अंग्रेजी प्रयोग कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए थाना और पुलिस स्टेशन, स्कूल तथा विद्यालय, कॉलेज और महाविद्यालय, प्रेस और समाचार पत्र, बिल और विधायक, समिति और कमेटी, गुप्त और समूह, इकाई और यूनिट आदि वो बेझिझक प्रयोग किए जाते हैं, किंतु उनका मतलब ये नहीं कि विश्वविद्यालय के स्थान पर यूनिवर्सिटी, कर्मचारी के स्थान पर एम्प्लॉय, सदस्य के लिए मेंबर, अस्वीकार के लिए रिजेक्ट, खिलाड़ी के लिए जगह प्लेयर या पुलिस चौकी के स्थान पर पुलिस अकाउंट पोस्ट शब्द ही भी इस्तेमाल किए जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये शब्द आम आदमी के गले से नहीं उतरते, जबकि पहले बताए गए शब्द सामान्य हिंदी भाषाई व्यक्ति के गले का हार बन चुके हैं। समस्या तब आती है जब किसी ऐसे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हो जाता है अपनी भाषा का कोई प्रतीक प्रचलित ही ना हो। ऐसे में उस शब्द की संक्षिप्त वाक्य सहित समूह शब्द भी प्रयोग में बोलना चाहिए ताकि श्रोता अर्थ भी समझ ले और शब्द भी परिचित हो जाए। जैसे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जन संगठन संपो या दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क। अब द सेज का प्रचलन भी हो गया है। इसी
प्रकार हिंदी तथा भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता के साथ एक अनिवार्य समस्या ये है कि बहुत से कर्मचारियों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जाता है। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में अधिकांश काम अंग्रेजी में हो रहा है। अंतर्विधित क्षेत्रों, विभागों, स्थानों आदि के समाचारों की मूल सामग्री अंग्रेजी में ही तैयार की जाती है। इसलिए समाचार पत्रों की भाषा कभी कभी कृत्रिम भी लगती है, किंतु यदि कुछ मूलभूत बातों के मसले में सावधानी बरती जाए तो अनुवाद की इस छाया से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, द वर्ड्स वेयर गिव अवे बाय द प्रिंसिपल वाक्य का शाब्दिक अनुवाद होगा पुरस्कार प्राचार्य द्वारा किया गया। यह वाक्य सही होते हुए भी हिंदी की अपनी प्रकृति से मेल नहीं खाता। हिंदी कर्तव्य प्रधान भाषा है, अर्थात हमारे वाक्यों में कर्ता को प्रमुखता दी जाती है, जबकि अंग्रेजी कर्म प्रधान भाषा है, उससे वाक्यों में कर्म को प्रधानता मिलती है। इसलिए हमें दोबारा इसे शब्द प्रयोग का मोह छोड़ते हुए अपनी भाषा के स्वरूप के अनुसार उपरांत वाक्य का अनुवाद जो करना होगा। प्राचार्य महोदय ने पुरस्कार दिए। अंग्रेजी में जटिल वाक्य बनाने की परंपरा, उदाहरण के लिए, द पुलिस हु वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन immediately counted the move which leads to disturb the meeting। वाक्य ले, यदि हम इस जटिल वाक्य का अनुवाद इस तरह कर देंगे तो हमारे पाठकों को इसका असली मतलब समझने के लिए इसे 3 बार पढ़ना होगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वाक्य को पढ़कर इसका अर्थ समझ कर उसे अपने शब्दों में छोटे सरल वाक्यों में लिखें। इसे हम यदि एक वाक्य से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। समारोह में मौजूद पुलिस ने सभा में गड़बड़ पैदा करने पर तुरु भीड़ पर तत्काल काबू पा लिया। इसे मिश्रित वाक्य में भी लिखा जा सकता है। भीड़ ने सभा में गड़बड़ करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने तत्काल उस पर काबू पा लिया। अंत निष्कर्ष निकलता है कि जटिल वाक्यों को समझने लायक रूप में पेश करने के लिए छोटे छोटे 2 या उससे अधिक वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। शब्दों का विशेषकर परिभाषित शब्दों का अनुवाद भी अक्सर करना पड़ता है, जिसमें अनुवाद में समरूपता बनाए रखना बहुत मुश्किल है। किसी परिभाषित शब्द का जो हिंदी रूप प्रचलित हो गया, उसका वही रूप उस जगह इस्तेमाल किया जाए तो ठीक रहता है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को कहीं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान और कहीं राष्ट्रीय खुला विद्यालय शिक्षा संस्थान लिख जाए तो क्रम पैदा हो जाता है। अंत एक मानक रूप सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह ठीक है कि अखबारों का उद्देश्य भाषा का स्वरूप विकसित करना नहीं है, किंतु उसके रूप में बिगड़ने का भी उन्हें कोई अधिकार नहीं है। कई बार एक अंग्रेजी शब्द का दिल्ली के अखबारों में कोई और पर्यायत इस्तेमाल किया जाता है और राजस्थान या मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों में भिन्न शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य शब्दों जो जितने अधिक व्यापक होंगे उतना ही प्रभाव पड़ता है, परंतु परिभाषिक वह तकनीकी शब्दावली में एक रूपता और समरूपता आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यूनिवर्स शब्द के लिए प्रयोग आप ब्रह्मांड, संसार, विश्व, दुनिया कोई भी पर्याय लिख सकते हैं, किंतु जब यूनिवर्सिटी का अनुवाद करेंगे तो उसके लिए विश्वविद्यालय ही लिखा जाना चाहिए। शब्दों का अनुवाद करते समय संदर्भ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी संदर्भ बदलते ही शब्द का अर्थ एकदम बदल जाता है। एड्रेस शब्द के 2 वाक्य हैं, एक है भाषण, दूसरा है पता।
आपको यह देखना होगा कि किस संदर्भ में किसका पता पर्याप्त लिखना है और किस संदर्भ में भाषण। इसी प्रकार हाउस का अर्थ है घर और स्थान। एक वाक्य में द प्रेसिडेंट्स काउंटेड इन दिस इन हिज एड्रेस टू द हाउस। दूसरा वाक्य है प्लीज़ गिव योर एड्रेस, प्लीज़ गिव योर हाउस एड्रेस। इन वाक्यों में हाउस तथा एड्रेस शब्द है परंतु इसके अर्थ एकदम अलग है। पहले वाक्य में इसका अर्थ सदन और भाषण है तो दूसरे वाक्य में घर और पता है। आपने क्या सीखा? भाषण संचार का प्राण है। समाचार पत्रों की भाषा रेडियो और दूरदर्शन की भाषा से भिन्न होती है। समाचार पत्रों की भाषा और वाक्य संरचना सरल और सीधी होती है जिससे वह उस जनसमूह तक पहुंच सके। वहाँ कम पढ़े लिखे मजदूर और विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा विद्वान रहते हैं। रेडियो और दूरदर्शन की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है जिसे अनपढ़, साक्षर और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति भी सुनते और देखते हैं। समाचार माध्यमों में जटिल और बोझिल शब्द के प्रयोग से बचा जाता है। दूरदर्शन में भाषा का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि उसमें चित्रों और दृश्यों का प्रयोग अधिक किया जाता है। अनुवाद के संचार माध्यमों की भाषा दुरूह और बोझिल हो जाती है। इससे बचने के लिए लक्ष्य भाषा में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सरलता से खप जाए और भाषा में रमणी पैदा करे। समाचार वाचक में मधुर आवाज़, प्रभावी वाचक और समाचार संपादक का गुण होता है। आवश्यक लाखों करोड़ों श्रोताओं और दर्शकों तक अपनी बात को सही अर्थों में पहुंचाना समाचार वाचक का प्रमुख बड़ा दायित्व है। योग्यता विस्तार। हिंदी के प्रचलित समाचार पत्रों को पढ़िए और उसकी भाषा का मिलान अपनी इस पुस्तक की भाषा से कीजिए। इस पुस्तक के पीछे दी गई परिभाषा शब्दावली को पढ़िए और समाचार पत्रों में उनके प्रयोग पर ध्यान दीजिए। आकाशवाणी में धीमी गति से प्रसारित समाचारों को सुनिए और साथ साथ लिखिए। दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण आज तक, NDTV इंडिया, टोटल टीवी आदि से प्रसारित समाचारों को सुनिए और भाषा में अंतर नोट कीजिए। दोस्तों, इस चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।